नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, जो कि 27 नवंबर से स्टार्ट होगा और लगभग 16 जनवरी तक वो चलने वाला है। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जो कि लगभग 30,000 से ज़्यादा की पोस्ट हैं, वैकेंसी है। और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो होंगे जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 मैथमेटिक्स से और 25 साइंस से होंगे। साइंस में जिसमें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें, एक नज़र डालें सिलेबस पे, तो ये हमारे सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये रीजनिंग का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयर्स का। दोस्तों आप बहुत जगह से आप पढ़ रहे होंगे, इस समय आपने तैयारी भी कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में या इसका मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस कराना, आपको प्रैक्टिस करानी कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। और अगर कुछ छूट गया है तो आप इसको फिर से कर लें, फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है? तो मैंने कोशिश ये की है कि हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को इस सिलेबस से मैच किया है कि कोई भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर ना हो। जो हम अभी प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, और भी हम ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने हर पार्ट से 10 क्वेश्चंस उठाए हैं। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 10 रीजनिंग से, 10 जनरल साइंस से और 10 जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स से। हम सबसे पहले मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर कोई संख्या की बात करें, तो मान लिया हमने कोई संख्या हमारे पास x है और उसका 25% की अगर बात करें, तो 25%, जब भी हम परसेंट को भिन्न में चेंज करेंगे, तो 25/100 बराबर 45। ठीक है, यहाँ पे अगर 45 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे शिफ्ट करके भी उसको काट पीट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही काटें, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो हमारे पास बचा x गुणा 1/4 बराबर 45/1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x गुणा 1 तो ये हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पर 45 गुणा 4, तो 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे पास 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3/5 और डिवाइड बाय भाग दिया हुआ है 9/10। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, 3/5, ये जो हमारे पास भाग दिया हुआ है, भाग का साइन है, ये हमारे पास गुणा में चेंज हो जाता है। और गुणा में चेंज करने के बाद जो दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट, तो ऐसे ही सपोज करो हमारे पास दो पार्ट है, ये पहला है दूसरा है, तो पहले पार्ट को तो ऐसे लिखना है। तो जब हमारे पास डिवाइड होगा, भाग होगा, उसको आप मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं। कब? दूसरे पार्ट को आपको अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना, वो बना 3/5 गुणा 10/9। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, तो रिजल्ट बना 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 3 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना, वो बना 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, मतलब महत्तम समापवर्तक। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका भी है कि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या हमारे पास 24 है, हमें दूसरी ज्ञात करनी है। एलसीएम 120 दिया हुआ है और एचसीएफ हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी हम ये वाला पार्ट राइट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां वो डिवाइड में शिफ्ट होगा। अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर होगा 120 गुणा 6/24। तो अगर आपको 24 की टेबल याद है तो आप डायरेक्टली 5 बार काट सकते हो 120 को। यदि नहीं भी याद है तो आप 6 से काट सकते हो, 6 चौक 24 और 4 से फिर 120,
4 दिया 12 और 0 एज इट इज। तो बी बराबर आ गया हमारे पास 30। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 20% नुकसान पर 800 रुपये में बिकती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो 20% नुकसान पर 800 रुपये में बिकी। तो जब भी हम बेचते हैं, जो नुकसान होता है वो हमारे पास क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य के 20%, इस क्रय मूल्य के 20% पे भी कम प्राइस पे वो बेच रहा है। ठीक है, तो कम प्राइस 20% कम का मतलब 100% की अगर हम बात करें तो पूरा प्राइस हुआ। कुछ ऐसे समझो कि कोई वस्तु है, उसका जो प्राइस है, ठीक है, वो 100 पर मान के चलो अगर 100 रुपये है, तो हमने 100% पे बेच दिया उसे। ठीक, 100% 100 ही रुपये हुआ। अब 20% नुकसान, मतलब 20% कम पे बेच रहा है। मतलब जो उसे 100 रुपये को, अगर 100 रुपये की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 100 रुपये से कम तो बेचना ही नहीं चाहिए। 100 रुपये से कम नीचे आना नहीं, आना ही नहीं चाहिए। तो 20% नुकसान का मतलब ये हुआ, वो उसको 80% पर बेच रहा है। ठीक है, जो उसने क्रय मूल्य जो उसने खरीदी थी, उससे 20% कम, मतलब 100%, मतलब पूरा का पूरा प्राइस होगा उसका, और पूरा प्राइस हम 100% मान के चलते हैं। तो 20% का मतलब उसने 80% पे बेची, जिससे कि उसका प्राइस 800 रुपये बना। तो पता पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हमने क्रय मूल्य मान लिया x, उसका 80%, अगर परसेंट को हम चेंज करें तो 80/100, यहाँ 800। यहाँ पे अगर हम काट पीट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आया x गुणा 8/10 बराबर 800 बटा, अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x गुणा 8 बराबर 800 गुणा 10, 800 गुणा 10 हो गया 8000। जब मैंने आपको पहले बताया कि जब मल्टीप्लाई में होंगे दो नंबर, तो जब हम राइट में शिफ्ट करना होगा तो हमारे पास जाएंगे वो किस में, डिवाइड में। तो x बराबर हो जाएगा 8000 बटा 8। तो यहाँ से हम काटें तो हमारे पास आंसर आया 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ए अकेले काम 12 दिन में करता है, बी अकेले 8 दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? दोस्तों ए ने जो काम था उसको 12 दिनों में किया, तो ए ने एक दिन में जो काम किया वो किया 1/12। और इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, बी ने 8 दिनों में वो काम पूरा किया, तो उसने एक दिन में जो काम किया वो किया 1/8, मतलब काम का 1/8 हिस्सा। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया? तो अगर हम दोनों का एक दिन का काम को देखें, दोनों ने एक दिन में जो काम किया वो कितना काम किया होगा? 1/12 प्लस 1/8। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो एलसीएम होगा 12 और 8 का, ये होगा 24। आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो, 12 और 8 आप डिवाइड करें 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 एज इट इज, 2 एकम 2 और फिर 3 से, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। अब 24 बनाने के लिए यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो हमारे पास आंसर हुआ 5/24। अब ये ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक दिन में 5/24 काम किया, मतलब पूरे काम का 5/24वां हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने उस काम को कितने दिन में पूरा किया। तो एक दिन में अगर हम बात करें, तो दोनों ने एक दिन में जो काम किया है वो
काम का 5/24 हिस्सा किया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई काम मान लेता हूँ, कोई भी वर्क है, काम है, ठीक है? तो पूरे काम को वो कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पे करना क्या है, ये हमारे पास काम है और ये हमारे पास डेज़ है, मतलब दिन है। तो आप करें क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो 24 एकम 24 और यहाँ 5 एकम 5। यहाँ पे आप 5 को जब भी इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 24 एकम 24, यहाँ हमारे पास दिन है और यहाँ हमारे पास 5 इंटू काम है। अब जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है, गुणनफल में होता है, तो जब हम शिफ्ट करते हैं वो डिवाइड में जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, मैं यहाँ पे दो कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 24/5 दिन, ये बनेगा टोटल का। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, मतलब रिजल्ट जो आया हमारे पास 4.8 दिन आया, ठीक है? 4.8। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पूछा गया 40 किलोमीटर, ठीक है? ये हमारे पास दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब आवर। अब किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 मीटर, ठीक है? आवर को चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट। अब यहाँ पे हमें सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, ये मैंने सिर्फ किलोमीटर का बताया, ठीक है? किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में इतनी सेकंड। और हमें पूछा गया है 40 में, तो 40 गुणा 1000 बटा 60 बट गुणा 60। अब यहाँ से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब 20। फिर यहाँ से काटेंगे 3 बार 10, मतलब ये हमारे पास आया 10 गुणा 10 बटा 3 गुणा 3। यहाँ से आया 100 बटा 9। और अगर हम इसे काटें तो हमारे पास आएगा 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1, तो 11.11। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी राशि पर 2 साल में 10% वार्षिक दर से एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 200 रुपये है, तो उसका मूलधन कितना होगा, उसका प्रिंसिपल कितना होगा? तो अगर हम बात करें किसी राशि पर, ठीक है, मतलब किस मूलधन पर, तो हमने वो राशि मान ली एक्स, 2 साल में 10% वार्षिक दर से, ठीक है, तो गुणा 2 गुणा 10। अच्छा, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर, किस दर से है, गुणा समय बटा 100। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन x हमने मान लिया है, टाइम समय दिया हुआ 2 साल, दर है 10% बटा 100 बराबर 200 रुपये, ठीक है? यहाँ पे 1 होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर काट भी सकते हो आप इसको। तो आप यहाँ काटोगे तो 10, एक जीरो यहाँ कट गई, 2 से कटा 5 बार, तो बचा है आपके पास x बटा 5 बराबर 200 बटा 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आसान हो गया आपके लिए। तो रिजल्ट आया आपके पास x गुणा 1 इक्वल टू एक्स, 5 गुणा 200 बराबर 1000। तो हमारे पास रिजल्ट आया 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 324 का वर्गमूल कितना होगा? 324 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है? तो यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं,
वैसे अगर हमारे पास अगर किसी का नहीं होता तो और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हमें समझना है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक-एक ऑप्शन उठाओ, मल्टीप्लाई करके देखो, गुणा कर करके देखो कितना आएगा। तो 16 गुणा 16 आपके पास बैठेगा 256। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 6 चंग 36 करके इस तरीके से, ठीक है। 17 से अगर देखें तो 7 सत्ते 49, पहली डिजिट से पता लग रहा है तो ये तो बैठेगा ही नहीं, ना 17 बैठेगा ना 16 बैठेगा। और अगर हम 18 से देखें तो 16 तो क्योंकि लास्ट डिजिट से ही पता लग जाएगा आपको। 18 गुणा 18, अट्टू बट्टू 64, 6, 8 एकम 8 और 6 14, 8 और 1, इसको जोड़ेंगे 4 12 2 और 3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 324, मतलब किसका, 18 का। और अगर आप 19 को भी देखोगे तो 9 गुणा 9 81, लास्ट डिजिट से ही पता लग जाएगा, वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, जो ऑप्शन दिए होंगे उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करके देखनी है, और लास्ट डिजिट से ही पता लग जाएगा कि वो हमारे पास आंसर है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा, मतलब उसकी पेरीमीटर कितनी होगी। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने और सामने की, मतलब ये वाली भुजा इस बार भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। अब जो इसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई मतलब ये वाला पार्ट, वो 12 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो ये वाला पार्ट है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप का मतलब होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखो मैं बताता हूँ, परिमाप का मतलब होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और एक पूरा चक्कर लगाएं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको चारों को जो भुजाएं हैं, उनको जोड़ देना है। तो 12 और 8 20, फिर यहाँ पे ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 12 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। आप चारों को जोड़ोगे तो 12 8 20 और 12 32 और 8 40, मतलब इसका आंसर होगा 40। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें बताना है कि वेन डायग्राम से अगर हम बनाएं तो किस तरीके से रिलेटेड है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट हमारे पास बॉय हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट हमारे पास प्लेयर भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो तीनों तो इंटरेक्ट करें या दो इंटरसेक्ट करें। अब जो हमारे पास प्लेयर वाला पार्ट है वो यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ बॉय की भी प्लेयर हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तो हमारे पास इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आप आंसर लिख सकते हो वो लिख सकते हो दो इंटरसेक्ट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो बॉय हैं और कुछ जो होंगे वो गर्ल्स होंगी, सीधी सी बात है। और जो प्लेयर होंगे वो स्टूडेंट्स में से कोई प्लेयर होंगे, ठीक है। आपको बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ गर्ल्स भी हों। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये तीनों, तो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर ही हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, कुछ ही इंटरसेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास जो प्लेयर्स है वो स्टूडेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ दो हैं, यहाँ भी इस तरीके से दो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर है इन दोनों में से वो बैठेगा कुछ ही इंटरसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिशा दिशा प्रश्न, राम उत्तर की ओर देख रहा है, तो अगर हम दिशा बनाएं तो यहाँ हमारे पास पूरब है, यहाँ पश्चिम, और यहाँ उत्तर है, और यहाँ दक्षिण है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी दिशा है। तो राम उत्तर की ओर देख रहा है, राम यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ देख रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर, और 90% दाईं ओर मुड़ रहा है। दाईं ओर का मतलब ये है कि अब वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहा है, मतलब यहाँ देख रहा था
ठीक है, वो इस तरीके से है। वो तो वो मुड़ा दाएं, मतलब यहाँ मैं यहाँ दाएं मुड़ा वो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री दाई दाई हो। तो चला कुछ नहीं, वो 90 डिग्री पहले यहाँ से सामने था, फिर यहाँ मुड़ा, फिर 90 डिग्री यहाँ मुड़ गया। अब वो किस दिशा में है? मतलब वो 180 डिग्री घूम गया। तो जस्ट उत्तर के अपोजिट है, दक्षिण दिशा में। ठीक है। दोस्तों, इस दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, ऊपर और नीचे दक्षिण। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म के बेस में। मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ और हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स आर स्वीट। ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप बहुत सरल तरीके से जा सकते हो कि जो हमारे पास एप्पल्स हैं वो सब फ्रूट्स हैं। ठीक है, वो सब फ्रूट्स हैं। और सम फ्रूट्स आर स्वीट। अब सम फ्रूट्स वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब कंक्लूजन में पूछा है, या तो हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। सम एप्पल्स आर स्वीट, ऐसा हो सकता है, यस। सम स्वीट आर फ्रूट्स, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। सम एप्पल्स हो सकते हैं और सम स्वीट्स भी हो सकते हैं। सम एप्पल्स आर स्वीट, ऐसा भी बन सकता है, और सम स्वीट्स आर फ्रूट्स, ऐसे भी बन सकता है। मतलब दोनों ही सही हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अलग है उसको निकालना है। स्पैरो एक चिड़िया का ही नाम है, पिजन कबूतर, क्रॉ कौवा, या स्नेक। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अलग दिख रहा है हमें सांप, क्योंकि एक जमीन पे चलने वाला रेंगने वाला है जंतु। ठीक है, बाकी सब उड़ने वाले हैं। तो सही आंसर है स्नेक। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। हमें पूछा है कि यदि कैट रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि कैट को हमने FEB से चेंज किया है, तो डॉग को किस तरीके से चेंज करेंगे। मतलब CDE, मतलब एक लेटर छोड़ दिया है, यहाँ पे एक लेटर छोड़ा है, डी, सॉरी दो छोड़े हैं, D और E। यहाँ पे BCD, यहाँ पे 3 छोड़े हैं, STUV, यहाँ पे एक छोड़ा है। इस तरीके से इन्होंने लेटर्स में डिफरेंस किया है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हम 2 छोड़ेंगे, तो EF छोड़ दिया, G। यहाँ पे भी हम 3 छोड़ेंगे, MNOP छोड़ा, Q छोड़ा, R छोड़ा, तो बचा हमारे पास क्या, S। और यहाँ पे AG है, तो यहाँ पे हम एक छोड़ देंगे, GHI। तो यहाँ पे हमारे पास GS, कोई से भी आंसर सही नहीं बैठ रहा है, इसका आंसर होगा GSI। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी, यदि हैंड फिंगर से रिलेटेड है तो ट्री किस चीज से रिलेटेड होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे हाथ में जुड़ी हुई हैं उंगलियां। ठीक है, तो ट्री, पेड़ में भी कुछ चीज जुड़ी हुई होगी, तो क्या जुड़ी हुई होगी, ब्रांचेस ही होंगी ना। ठीक है। अब कुछ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लीफ, लीफ नहीं हो सकता, लीफ तो बहुत अंतिम छोर हो गया। ठीक है, जैसे हम उंगलियों में नाखून कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्री का सही आंसर होगा वो होगा ब्रांच। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास रीजनिंग के। यहाँ पे अब 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जनरल साइंस के, जो कि उसमें भी लिखा हुआ था आपके सिलेबस में कि 10 10th लेवल के होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल क्या होगी वायु में। अच्छा, ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उससे कम होती है हमारे पास द्रव में, और उससे कम होती है गैस में। और यहाँ बात चल रही है वायु मतलब गैस की। तो यहाँ पे अगर हम वैसे देखें तो सबसे कम जो है 300, ये नहीं होता है 220,
सबसे कम होती है 343 के आसपास। ठीक है, बट यहाँ पे 330 ये भी हमारे पास मान्य है, तो आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुप्रस्थ का, यांत्रिक का या ध्वनि का? अच्छा, ध्वनि मैकेनिकल वेव्स तो है ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल जो होती हैं, यांत्रिक जो होती है, उनको एक चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्रकाश तरंग होती हैं वो तो वैक्यूम में भी चलती हैं, जहाँ पे कुछ भी हमारे पास मीडियम नहीं, मतलब कण ही नहीं है। ठीक है, साउंड वेव्स भी नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग तरंग है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव्स, इस तरीके से। जो अनुप्रस्थ होती हैं, जो ध्वनि वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंग, वो इस तरीके से होती हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती है, ये ऊपर नीचे होती है। इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन है पाचन में किस एंजाइम से प्रोटीन टूटते हैं? अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीपेज, प्रोटीएज, माल्टेज। तो इसका सही आंसर है प्रोटीएज। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है बहुत पॉपुलर है, H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा H2O। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पौधे भोजन किस किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, मतलब फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन में तोड़ते हैं और ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वही उनका भोजन होता है जो वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? जो मोस्टली एग्जाम में आती है वो एसआई यूनिट ही आती है। विद्युत धारा का मतलब है करंट, जो तार में करंट बहती है, विद्युत धारा बहती है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, वोल्ट वोल्टेज की होती है, ओम रेजिस्टेंस की मतलब होती है, और वाट पावर की होती है, और एम्पियर जो होती है वो करंट की मतलब विद्युत धारा की होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब अवरोधक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवर्त सारणी में सोडियम का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों, अब आवर्त सारणी में जो हमारे पास एक से कुछ सिंबल, इनके लगभग स्टार्टिंग के 10-20 आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि एस होगा, बट एस नहीं होगा, ना एस ए होगा, ना एस ओ होगा। सोडियम का होगा Na, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? दोस्तों, द्रव अवस्था में आपने देखा होगा, जो हम बुखार हमें आता है तो हमारे पास पारा, जो हमारे पास जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा भरा हुआ होता है, और पारा ही जब टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यही होता है पारा, जो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, मतलब लिक्विड स्टेट में होती है। एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी जो होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टेप्स। फीमर मतलब जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, और स्टेप्स मतलब कान की हड्डी जो कान में होती है सबसे छोटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्टेप्स।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे जनरल साइंस के थे। अब है हमारे पास 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। बहुत मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बहुत सारे क्या लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को, पर 26 जनवरी 1950 को तो वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ पे लागू हो चुका था। जिसने कार्य करना स्टार्ट किया था वो 26 जनवरी 1950 से किया था, लेकिन कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में सबसे अधिक माना जाता है? तो देखते तो सबसे ज्यादा क्रिकेट ही है सब, और लोग का क्रिकेट के पे उसको मार्क कर देते हैं, लेकिन ये हमारे पास गलत है। तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना गया है। आरबीआई का मुख्य काम क्या होता है? आरबीआई मतलब बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका काम होता है जो हमारी मुद्रा होती है उसको मैनेज करना, उसका नियंत्रण करना, मतलब मुद्रा नियंत्रण। टैक्स वसूली कौन करता है? सरकार करती है। पुलिस व्यवस्था का तो पुलिस प्रशासन है। शिक्षा के लिए मिनिस्ट्री है। तो ये आरबीआई का काम होगा मुद्रा नियंत्रण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली इनकम पे नहीं होता है। ठीक है, और ये गुड्स एंड सप्लाई टैक्स। ठीक है, जीएसटी, जो कि आज के समय बहुत पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को कलेक्शन जो हो रहा है वो जीएसटी से होता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है इंडिया को? भारत सरकार को जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कई लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष हुई? दोस्तों, अभी G20 मतलब 2023 में ही भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और कहाँ की है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका एक थीम भी थी, वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित? बहुत पॉपुलर स्कीम है जो 2018 में लागू हुई थी और जिसका काम था हेल्थ बेनिफिट्स देने, मतलब स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड, कि आप 5 लाख तक अपना इलाज फ्री करा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सदन के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो होती है कभी डिसॉल्व नहीं होती है, और जो हमारे पास लोकसभा होती है हर 5 साल में वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारे पास कौन सा है? एशिया का महाद्वीप। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारे पास एशिया का महाद्वीप, और भारत भी हमारे पास कहाँ आता है? एशिया के महाद्वीप में ही आता है भारत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स कितने साल में होते हैं? दोस्तों, ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के अंदर होते हैं, और हर 4 साल के अंदर ही हमारे पास, अच्छा, विंटर ओलंपिक गेम्स भी 2 टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, मतलब गर्मियों में, और गर्मी के बोल देते हैं और विंटर के बोल देते हैं। विंटर के हम पैरालंपिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है हर 4 साल। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 40 क्वेश्चंस का हमने एक सेट लगा चुके हैं।
इसी तरीके से हम और भी प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। तो यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो आप और भी प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।